अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच लीड्स में जारी है, जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ नहीं लिया, फिर थोड़ा संभला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान वर ऑल आउट फॉर 171 रन, जिसके बाद इंग्लैंड 112 पर 2। आज का खेल शुरू हुआ तो आज का खेल शुरू ही नहीं हो पाया। इनफैक्ट बारिश की वजह से अब तक डिले चल रहा है और वेट आउट की फील्ड की वजह से अभी तक गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकेंड डे ऑफ प्ले में अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहली बात यह कि जब सलमान आगा ने टॉस पे कहा था कि हम भी पहले बैटिंग करते, तो उनके प्लान जहन में क्या चल रहा था? क्योंकि एक तो हम जानते हैं कि यहाँ पे तेज़ बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, अर्ली ऑन बैटिंग करना मुश्किल होती है, वो चीज़ नज़र आ रही थी। तो हम एक डिसेंट टोटल पर भी नहीं जा पाए। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा चांस खोया है। अगर आप पिछले 3 काउंटी के डिवीजन 1 के मैच उठा के देखें तो जिन टीमों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है वो तीन में से 2 मैच हार गई और 500 रन बने इस पिच पर, इस ग्राउंड पर 500 रन। तो क्यूरेटर के मुताबिक जो उसने इंटरव्यू दिया था पहले टेस्ट मैच से पहले, उसने ये कहा कि मैंने इस पिच की शेप चेंज कर दी है, थोड़ा सा मैं मॉइस्चर रखता हूँ, जो भी टीम टॉस जीते पहले बैटिंग करे, 1 घंटा मुश्किल होगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा सलमान आगा ने, और उसकी असेसमेंट जो टीम मैनेजमेंट की, सलमान आगा की और बाबर आजम कप्तान की जो भी असेसमेंट थी पिच के बारे में सही थी। सारे एनालिस्ट ही कह रहे थे कि बेल्टर है, इस पे रन बनेंगे। इंग्लैंड को किस चीज का फायदा हुआ और पाकिस्तान को किस चीज का नुकसान हुआ? वो ये कि कंडीशंस ओवरकास्ट थी और उस ओवरकास्ट कंडीशन में पाकिस्तान स्विंग बॉलिंग को, जो स्विंग हो रही थी एलिसन और रॉबिन्सन की और टंग की, वो मैनेज नहीं कर सका। जब अब्दुल्ला शफीक और इमाम खेल रहे थे, बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की। अगर वो इमाम इतना गंदा शॉट नहीं खेलते, 7वें स्टंप पे बॉल थी और पाकिस्तान को अगर वो सहारा देते रहते, अगर पाकिस्तान इस पिच पे 350 370 बना लेता तो इंग्लैंड को मुश्किल पड़ जाती। लेकिन शायद साहब वही बात ना, देखें ठीक है आपने पिच का कहा कि उन्होंने सही रीड किया, लेकिन इंग्लैंड में तो ये मशहूर है ना, आप जमीन देख के नहीं आसमान देख के फैसला करते हैं। तो मतलब खैर फैसला तो हमारे हाथ में आया ही नहीं, इंग्लैंड टॉस जीता, बट उस सिचुएशन में वो ओवरकास्ट कंडीशन बॉलिंग को फेवर तो कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी, और उसी का नुकसान पाकिस्तान को हो गया। अगर पाकिस्तान के वो जो 2 पेयर खेल रहा था, अब्दुल्ला शफीक और इमाम, थोड़ी सी और 15-20 ओवर बैटिंग और कर लेते तो इंग्लैंड को थोड़ी मुश्किल होती या थोड़ा सा सूरज निकल आता। लेकिन कल सूरज भी कम निकला, ओवरकास्ट कंडीशन थी, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो गया। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंग्लैंड में ग्रास देखकर नहीं, वेदर देखकर फैसला किया जाता है कि आप टॉस पे क्या करेंगे। मुझे यकीन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन रूट भी अगर ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होती तो रूट भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करते। उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया ओवरकास्ट कंडीशन देखकर, और वो जो आपने बात कही कि ऊपर देखकर। अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा सा बार बार हम एक बात करते हैं कि हमारे बल्लेबाजों की ना भूख थोड़ी सी कम है। 50-60 के स्कोर पे ऐसा लगता है कि जॉब वेल डन। अब्दुल्ला शफीक की नॉन स्टॉप तारीफ हो रही थी, वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, और ऑब्वियसली बनती भी है। 61 में उन्होंने बड़े शानदार शॉट खेले। जैसे आपने कहा कि वो जो पिक्चर परफेक्ट वाला शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे इमाम, वहाँ विकेट गिरना, और ये पार्टनरशिप, जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल है तो जो कर रहा है वो लंबा लेके जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इमामुल हक अच्छा खासा, उन्होंने शुरू का जो घंटा निगोशिएट कर लिया था, वो आउट नहीं हुए, बचते रहे, 1-2 दफा बीट भी हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो बॉलिंग फेस की थी, उन्होंने अच्छा स्टैंड दिया अब्दुल्ला शफीक के साथ। और उस वक्त तक अच्छी खासी गेंद भी पुरानी हो गई थी, ऑल्दो कि ड्यूक बॉल ज्यादा स्विंग होती है, ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन अगर वो शॉट ना मारते तो पाकिस्तान अगर थोड़ा सा आगे ले जाता। लेकिन जाहिर है वो ये कहते हैं कि अगर सारी चीजें एक साथ हो जाएं तो फिर पाकिस्तान की टीम ही क्या और पाकिस्तान की बैटिंग ही क्या। हो सकता है वो अगले दूसरे ओवर में कोई अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इन कंडीशंस की टेक्निक पर, इन कंडीशंस की जो भी बैटिंग करने की एबिलिटी होती है, वो स्किल पाकिस्तानी बैट्समैनों के पास नहीं है। और ऑली रॉबिन्सन ने ट्रैप किया पूरा अब्दुल्ला शफीक को, उन्होंने बॉल बाहर निकाल उनको आदी बना दिया, और फिर उसके बाद एक गेंद अंदर लेके आए। वो मोहम्मद आसिफ की याद आ गई कि मोहम्मद आसिफ जिस तरह सेटअप करते थे सामने वाले बैटर को, उन्होंने बिल्कुल सेटअप किया और एक गेंद तेजी से अंदर आई। वो गैप जो था, उस गैप में अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी ने ओपिनियन शेयर कर रहे थे हमारे साथ। फॉर्मर फास्ट बॉलर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जलाल भाई, मैच पे अभी क्या बात करें, बारिश ही रही है अब तक पूरे दिन, कुछ भी खेल नहीं पॉसिबल हो पाया है और अभी भी कुछ ऐसी सिनेरियो दिख नहीं रहा कि जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दोनों टीमों को अगर हम इस मैच से पहले एनालाइज करते हैं ना, तो ये बराबरी का मुकाबला लग रहा है। सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन 7वें और 8वीं टीम है। डब्ल्यू टेस्ट साइकिल जो ये हमारा डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, उसमें दोनों टीमें बराबरी की लग रही हैं। कैसा देखते हैं इनका मुकाबला आप? जैसे कि आपने खुद कहा कि 7वें 8वें तो उसूलन तो मुकाबला बराबर का होना चाहिए था, होना चाहिए। और अभी देखेंगे कि आगे क्या होता है। मगर एक तो कुछ पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की, क्योंकि लास्ट टेस्ट जब जीत के आए तो एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो टीम का बिल्ड हो जाता है। मगर उसके साथ साथ कंडीशन भी चेंज हुई है। अब इस कंडीशन में हम किस तरह अपने आप को एक्लेमेटाइज करके और उस परफॉर्मेंस को दे सकें जो हमने लास्ट टेस्ट मैच में दी है, ये एक मुश्किल काम हमारे लिए रहा है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी की कमी रही है। और जो प्लेयर हैं हमारे, चाहे आप कुछ भी कह रहे हैं, किसी ने 100 बनाए या किसी बनाए, मगर वो दे आर नॉट कंसिस्टेंट। तो रिपीट उनकी परफॉर्मेंस ज़रा बड़े मुश्किल से होती है। ये सब चीज़ें देखते हुए और इंग्लैंड की कंडीशन को देखते हुए और इंग्लैंड की बॉलिंग को देखते हुए पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ होगा कि वो इस मैच को अपने फेवर में लाए। मगर उसके साथ साथ जैसे इंग्लैंड में भी अभी कैप्टनसी चेंज हुई, जरूरत आ गए हैं, शायद उनके कोच भी चेंज हो गए हैं, तो उनके भी चेंजेस हैं। तो उसूलन मुकाबला बराबर का होना चाहिए। मगर क्योंकि कंडीशन चेंज है और बाबर आजम भी टीम में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी टीम का मोराल भी इससे थोड़ा डाउन होगा कि बाबर आजम हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं और वो नहीं होने से टीम पे ज़रूर फर्क पड़ता है। तो लेट्स सी। यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि एक तो बाबर आजम हमारे प्रीमियम बल्लेबाज, ऊपर से वो कप्तान, उनका ना होना ये मोरल को तो डाउन करेगा ना, टीम के मोरल को डाउन करेगा। और ऑब्वियसली ये स्कोर देखते हुए भी कि हमने सिर्फ 171 किए, शायद बाबर आजम होते तो इतना कम स्कोर ना होता। लेकिन दिस शुड नेवर बी एन एक्सक्यूज़। आपके पास जो बाकी टीम है उसको करना चाहिए। अब ये ना हो कि यही एक्सक्यूज़ बन जाए। क्या कहेंगे? उसूलन तो नहीं होना चाहिए, मगर क्योंकि बाबर आजम आपके मेन प्लेयर हैं और आपकी कप्तान भी हैं और हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है कि अगर एक प्लेयर चला जाए तो दूसरा उसके बराबर का आ जाए। ये सब चीज़ें देखते हुए तो ज़रूर इस पे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। मोरल भी थोड़ा बहुत डाउन हो तो हो, मगर बहरहाल वो ड्रेसिंग रूम में तो मौजूद होंगे। तो ये जो आपने बात की कि नहीं पढ़ना चाहिए या ऐसी चीज़ें होती हैं, ये उसूलन उन जगहों पे या उन टीमों में होती हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं और हम एक प्रोफेशनली टीम को मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो हम डिपेंड ही 2-4 प्लेयरों पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के नहीं होने से टीम पे ज़रूर फर्क पड़ता है। जलाल भाई, पाकिस्तान हमेशा अपनी पेस बॉलिंग के लिए मशहूर रहता था। अब वही सवाल एक आता है, आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ ऐसा क्या हो गया। वो सवाल होता है वेयर इज़ द पेस। और दूसरा सवाल ये है कि कोई ऐसा बॉलर नहीं दिखता जो अपने दम पे मैच जिता के दे, कि आपको लगे कि ये है, ये कर देगा। ठीक है, इन कंडीशंस में हम अब्बास के लिए ये बात कह सकते हैं, बट ओवरऑल अब ऐसा कोई बॉलर दिखता नहीं। सही है कि जो भी हमारे बॉलर हैं वो एक जैसे बॉलर हैं। स्ट्राइक बॉलर जिसे हम कहते हैं उसकी कमी है, या जो पेस के हवाले से अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो कभी भी एक अच्छा स्पेल करके टीम का ब्रेक थ्रू दिला के और आप रन थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो बॉलर हैं, इसमें मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने वहाँ, और अब्बास तो हमेशा से जब भी बॉल करते हैं तो वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो ज़रूर देते हैं। तो जो आपने बात की है कि ऐसे बॉलर अब मौजूद नहीं जो कभी पहले होते थे, तो इस तरह के फेजेस टीमों पे आते हैं। मगर ये फेज़ हम पे बहुत अच्छे से चल रहा है और जो कोई 1-2 अच्छे बॉलर आते भी हैं तो बहुत जल्दी इंजर्ड होके फेड आउट हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पॉलिसी का इशू है, थोड़ा सा आपको प्लेयर की लुक आफ्टर जिसे हम कहते हैं वो करनी आनी चाहिए टीम की मैनेजमेंट को। और जो अगर हमारे पास क्वालिटी बॉलर जो भी ऑन ऑफ आते रहते हैं, उनको आप ऐसा डेवलप करेंगे वो थोड़ा लंबे अरसे तक खेल सके। तो मगर अब इस वक्त की बात तो ये है कि जो अवेलेबल है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो एक अच्छी बात है, मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग करते हुए उनकी मूवमेंट भी हमने देखी है। अब्बास हमेशा से एक अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं। तो अगर ये इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन तो इनमें नहीं है, मगर अगर एक मुस्तकिल कंसिस्टेंसी से अच्छी बॉल करेंगे तो अपॉर्चुनिटी निकलती है और उसी से आप मैच को सकते हैं।
नाज़रीन को एक बार याद दिला दूं कि पाकिस्तान वर ऑल आउट ऑन 171, ये कल की बात है, जहां 112 पर 2 इंग्लैंड का स्कोर है। स्टिल ट्रेल बाय 59 रन्स, बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गया है इंग्लैंड। फ़िलहाल खैर बारिश और उसकी वजह से मैच स्टार्ट नहीं हो पाया, दूसरे दिन का खेल शुरू नहीं हो पाया है। हेडिंग्ले के कुछ रिकॉर्ड्स पर जलाल भाई नज़र डाल लेते हैं। यहाँ 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 6 इंग्लैंड जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 1 जीता है और 3 ड्रॉ हुए हैं। यानी हमारी अच्छी से अच्छी टीमों को यहाँ जीतने में प्रॉब्लम हुई है। तो रिकॉर्ड बदलने की यहाँ कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, रिकॉर्ड तो खैर क्रिकेट तो एक ऐसा गेम है कि किसी वक्त भी कुछ भी चेंज हो जाता है, मगर अगर आप ऑन पेपर चीज़ें देखेंगे तो जाहिर है वो हमारे फेवर में नहीं है। और एक बात तो हमेशा से मानी हुई है हमारी, और क्योंकि हमारे जो भी प्लेयर हैं, ख़ास तौर से अगर हम बैटिंग को ले लें तो हम जहाँ भी बॉलिंग पिच आएगी, जिसमें बॉलिंग पिच को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं कि अगर बॉल की मूवमेंट ज़्यादा है या बाउंस ज़्यादा है या अगर स्पिन कर रहा है, टर्न ज़्यादा है, तो हमारी बैटिंग एक्सपोज होती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम टेक्निकली इतने साउंड प्लेयर नहीं होते, और ख़ास तौर से जब बॉलिंग पिच आएगी तो टेक्निक का रोल बढ़ जाता है, अदरवाइज टेक्निक का रोल इतना नहीं होता। तो हम हमेशा से फ्रजाइल तो रहे हैं, और कंडीशन पे बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंड करता है। अगर जैसे कि इंग्लैंड की कंडीशन है और लीड्स में मैच है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत टफ टाइम मिलेगा यहाँ पे। और कोई मिरेकल तो खैर क्रिकेट में हो भी जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो कह नहीं सकता, मगर अगर हम आज उन दोनों को पेपर पे बैठ के देखें और कंडीशन को पिछला रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान के लिए वहाँ पे इस मैच में अपना अपर हैंड रखना काफ़ी मुश्किल। अच्छा, ये इस सीरीज़ के हवाले से तो ज़ाहिर है हम आपकी ओपिनियन लेते रहेंगे। ये मुझे बताइएगा कि पीसीबी ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20 और टेस्ट सीरीज़ का ऐलान कर दिया है, और इसके बीच में एक वनडे ट्राई नेशन सीरीज़ होगी बिटवीन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंग्लैंड। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बिकॉज़ वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये बड़ा अहम स्टेप है। आप कैसा देखते हैं? इस लिहाज से तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा, अच्छे आप ट्राई सीरीज़ करा रहे हैं, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की सीरीज़ होती रहेंगी, आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। मगर हमने देखा ये कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो आखिर तक हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते, और ट्राई एंड टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ अगर अभी भी होगी तो इस सीरीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको कोई ना कोई अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ तय कर लेनी है कि हम किस तरह से अपनी वर्ल्ड कप को खेलेंगे, किन बॉलरों पर खेलेंगे। अभी भी हम अगर अनसर्टेन है और इतना कम टाइम रह गया है, तो मेरा ख्याल है फिर इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। दूसरा अफसोस की बात यह है कि मैंने देखा है या भी पता चला है कि मुझे कि कराची में कोई मैच ही नहीं है इनका, तो ये भी एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कराची वालों को भी, और ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से भी कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और क्रिकेट यहाँ तो बहुत ज़्यादा खेली जाती है, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा खेली जाती है। तो यहाँ मैचेस होने चाहिए, और वो डिफरेंट कंडीशन में भी होने चाहिए, क्योंकि पंजाब का एक अपना कंडीशन है और सिंध की एक अपनी है। तो डिफरेंट कंडीशन में दोनों टीमों को फ़ायदा होगा, उनकी भी अगर टीमें खेलेंगी और हमारी भी टीम खेलेगी तो फ़ायदा होगा। मगर जो आपने बात की वर्ल्ड कप के हवाले से, वो उसी वक्त फ़ायदा होगा अगर हम अपना एक पूल को डिसाइड कर चुके हैं और उनको लेके डिफरेंट ऑप्शन में खेल रहा हूँ। अभी भी अगर हम 25 लड़कों के साथ सोच रहे हैं कि इसको भी खिला लेंगे, इसको भी खिला लेंगे, तो फिर इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी जलाल भाई, हमने जितनी क्रिकेट की बात करते हैं हम, और पाकिस्तान की क्रिकेट की डाउनफॉल पे बात होती है, तो हमें यही 2 रीज़न नज़र आते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं रही तो उसकी वजह से नुकसान हुआ, और वैसी क्लब क्रिकेट नहीं है जैसी पहले होती थी। आप क्लब क्रिकेट के लिए अब बड़ा काम कर रहे हैं, और इसमें ख़वातीन और लड़कों दोनों के लिए है। तो क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है इसकी, कुछ इसके बारे में भी हमें बताइएगा। देखिए, मैं तो पहले दिन से तो नहीं, मैं एक बड़े अच्छे से ये बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ने वापस अपने उस मुकाम पे आना है तो मैं पीसीबी से कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करें ग्रास रूट्स पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं कि खाली पैसे खर्च करें, वहाँ पे अच्छे लोग लगाएं, अच्छे इवेंट कराएं और उनका फॉलो अप करें। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हमारा 10 साल का बच्चा इतना अच्छा है कि वो डेवलप अगर सही हो तो टॉप प्लेयरों में आ सकता है। मगर ये हम प्रोसेस हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा जो बीच का वाला चैनल है, यानी ग्रास रूट तो अच्छा है, मगर फाइनल प्रोडक्ट हम बहुत वीक बना लेते हैं या बहुत सारे फ्लॉज के साथ बना लेते हैं। मैं क्योंकि जो कहता हूँ मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। मैं ग्रास रूट्स का भी, आपको पता होगा कि मैंने 3 साल का एक प्रोजेक्ट कराया कराची के 20 बच्चों का, जो अभी हमारा जिसकी हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी करी है, वो मैं इसी बेस पे करा है कि मैं कहता हूँ ग्रास रूट से सही जो हम कर सकते हैं वो करें। फिर अब
क्लब क्रिकेट क्योंकि हमारी बेस असल ग्रास रूट्स हमारी वो है, तो उसको मैं अपना क्लब, हमारा अपना क्लब है वाइटल 5 क्रिकेट क्लब, उसको मैं एक मॉडल क्लब बनाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए। तो बीच क्लब तो हमारा पुराना काफ़ी दिन से 10-15 साल से, मगर बीच में जब क्लब बंद हो गए थे तो वो इतना उसमें एक्टिविटी नहीं रही थी। अब मैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा मौजूद हूँ पाकिस्तान में, तो मैं उसे रिवाइव कर रहा हूँ और अब हम ट्रायल ले रहे हैं। हम 3 टीमें बनाएंगे, सीनियर होगी, एक अंडर 15 होगी, वीमेंस की होगी, प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस, मैचेस, उनके टूर्स, ये सब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे इस मैच के हवाले से भी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, और जो वो खुद क्लब क्रिकेट को लेके काम कर रहे हैं उस पर भी हमें गाइड कर रहे थे। खैर, अपडेट अभी ये है कि एम्पायर्स उन्होंने जाके पिच का मुआयना किया है। कुछ देर बाद पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। मैच अभी तक फ़िलहाल शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उस खेल की बात करेंगे। अभी तो हम जिस खेल की बात कर रहे थे उस पर बहुत एफर्ट लगती है, बहुत पैसा लगता है, बड़ा ध्यान दिया जाता है, तब उसका ये हाल है। अब बात करेंगे उस खेल की जो हमारा कौमी खेल है, जिस पे हमारी कोई एफर्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि हम जीतें और ट्रॉफीज़ और मेडल्स लेके आएँ। जी हाँ, हॉकी की बात कर रहा हूँ और एक बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत से हमें। कल 5-3 से हम हारे, उस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तो इतनी अटेंशन और इतना फोकस होता है और हमारी टीम जो है उसकी कारकर्दगी इतनी ख़राब है, लेकिन अब हॉकी की बात करें तो 8 साल बाद हमें वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था। नतीजा आपके सामने है कि बिना कोई मैच जीते हम पहले राउंड से बाहर हो गए हैं और डू और डाई मैच था भारत से, जो कि बहुत अच्छी, हमसे बहुत बेहतर हॉकी खेल रहा था और भारत की टीम ने 5-3 से इस बिग इम्पॉर्टेंट गेम में फतह समेटी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट हमारे साथ हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, भी क्या हाल है आपके? ठीक है। हमारे हाल तो ठीक है। पाकिस्तान हॉकी के हाल आपके सामने हैं। 8 साल बाद हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ना इमरान, वो देख के ये लग रहा है कि जैसे हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं। देखिए नजीब भाई, मैंने पहले भी ये बात की थी आपके प्रोग्राम के अंदर कि हम लोग सिर्फ अब रह गए हैं एक चीज के ऊपर कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। यस, पार्टिसिपेशन इज एन अचीवमेंट कि आफ्टर 8 इयर्स हम वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन हमारा वही बात है कि हम लोग सिर्फ एक पॉइंट पे जाके कहते हैं कि बस हमने जो अचीव करना था हमने कर लिया, लेकिन उस पॉइंट से असल अचीवमेंट शुरू होती है जहां से आप वर्ल्ड हॉकी में बैक होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप वर्ल्ड हॉकी के अंदर देखें, मैं इतनी सी बात कहूंगा कि अगर हम ये कहें कि जी हमें मैचेस नहीं मिले, हमें एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो ये गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। हम प्रो लीग के सारे मैचेस खेले हैं, इन यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं, इवन हमने वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ भी मैचेस खेल लिए, हमने इंडिया के साथ भी मैचेस खेल लिए। सो हमें अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। आना आया कि हम उसी जगह पे खड़े होके इसी चीज को ही एड्रेस करते रहे कि या इसी चीज को ही अप्रिशिएट करते रहे कि जी हमने वर्ल्ड कप में 8 साल बाद पार्टिसिपेट करना था, वो हमने कर लिया। उसमें तो मलेशिया ने भी क्वालिफाई किया है, जो कि नेक्स्ट राउंड में नहीं गई थी क्वालिफिकेशन के। अगर उसको उठाएं जो हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड खेलने गए थे, इवन जापान जो है उसने जो है वो क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए। तो बेसिकली बात ये है कि यस, वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई किया। हाँ, हमने अगेंस्ट वेल्स को मैच हमें जीतना चाहिए था और अगेंस्ट इंग्लैंड हमने स्टार्ट ही ऐसे किया जैसे कि हमारी सिर्फ पार्टिसिपेशन थी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी वेकअप कॉल लेट आई जब हम चेजिंग पे चले गए। जी, ऐसा लग रहा था कि पूरे गेम में हम इंडिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे। मेरा पॉइंट ये है जो आपने पहले कहा कि अब मैचेस ना मिलने का रोना भी नहीं रोया जा सकता। प्रो लीग से भी हमने कुछ फ़ायदा नहीं उठाया, वहाँ भी हम सारे मैचेस हारे, यहाँ भी हमारा यही है।
मतलब वो जो इम्प्रूवमेंट की बात है ना, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि हम वेल से भी नहीं जीत पाते? कोई तो इम्प्रूवमेंट दिखे कि हाँ हम इस डायरेक्शन गए, हमें मैचेस मिले, हमने इन पे थोड़ा फोकस किया तो कुछ फ़ायदा आया। देखिए, हमें जितने प्रो लीग के मैचेस मिले हैं, जितने हम प्रो लीग के मैचेस खेले हैं और जितना हमारा लीग से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे ख्याल से वेल्स को तो एटलीस्ट हमें जीतना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, वेल्स से हमें ड्रॉ भी हमारी डिफीट है, क्योंकि वेल्स वो टीम है जो पार्ट टाइम जो है वो अपनी ही पॉकेट से अरेंज किए हुए फंड से वो वर्ल्ड कप खेलने आए, अपनी ही पेड सैलरीज में से डिटेक्शन करवा के वो इस वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करने आए। तो प्रोफेशनली तो हम आप समझ लेना कि अपने पूरे सीजन में अपने प्रोफेशनली हॉकी खेलते आ रहे हैं। हम बहुत बिजी रहे हैं स्केड्यूल में ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, बिफोर वर्ल्ड कप, कि हमारे पास मैचेस ही मैचेस थे। प्रो लीग के मैचेस खत्म हुए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोरिया के साथ सीरीज अरेंज की हुई थी, आपने वो कोरिया के साथ सीरीज खेली, उसके बाद आप वर्ल्ड कप के अंदर गए। सेकेंडली, मुझे सबसे ज्यादा जो पॉइंट हिट किया वो ये किया है कि आपने फॉरनर्स कौन सी क्वालिटी के लगाए हैं। मुझे सिर्फ इस बात से समझ नहीं आई कि कौन से क्वालिटी के फॉरनर्स कोचेज आपने लगाए हैं कि कल आपको डाइंग टाइम के अंदर बिफोर गेम खत्म होने से 2 मिनट्स पहले आपको शॉर्ट कॉर्नर मिला है। सुफियान ने उस शॉर्ट कॉर्नर से पहले जो शॉर्ट कॉर्नर अवेल किया था, जिससे बॉल स्टॉप प्रॉपर हुई थी, उस पे सुफियान ने आपको गोल स्कोर करके दिया। जाहिर है बहुत सारी गलतियां थी, चीज़ें थी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अफसोस है कि हॉकी का ये हाल है। इस पर डिटेल में आने वाले प्रोग्राम से बात करेंगे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।